हम मिडिल क्लास लड़कों का बचपन से एक सपना तो फिक्स ही रहता है, बड़ा होकर एक बहुत ही मस्त सा बाइक ओन करने का। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होने के कारण मेरा पूरा बचपन मेरे पापा के एक ही मोटरसाइकिल के साथ बीत गया, हीरो होंडा स्प्लेंडर। इस बाइक को आज तक 30 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है और इसने हमारे फैमिली के हर एक अप्स एंड डाउन्स को देखा है। बचपन में जब समर या विंटर वैकेशंस होते थे तो इसी स्प्लेंडर पे बिठा के पापा मेरे मम्मी, मुझे और मेरी दीदी को हमारे गांव घुमाने ले जाते थे। जब तबीयत ख़राब होता था तो इसी पे हमें हॉस्पिटल ले जाते थे और बड़े होकर जब हम कॉलेज से लौटते थे तो इसी पे पापा हमें स्टेशन से लेने जाते थे। मेरे पापा ने भी इस बाइक को तभी लिया था जब उनका पहला जॉब लगा था और मेरा भी कुछ ऐसा ही सपना था। इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज़ में एक बाइक कोई सामान नहीं होता है। वी ट्रीट इट एज ए फैमिली मेम्बर। हमारे इमोशंस उससे जुड़ जाते हैं। मेरा भी सपना था कि जब मेरा पहला जॉब लगेगा तब मुझे मेरा पहला बाइक खरीदना है। आज उस सपने को पूरे हुए 2.5 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है और मेरे बाइक को 15,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। चलो आज मैं आपको मेरे उस सपने का एक छोटा सा टुकड़ा सुनाता हूँ कि 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद क्या मेरा ये बाइक खरीदने का डिसीज़न सही था या नहीं। तो बात तब की है जब मेरे बीटेक के फाइनल ईयर में मेरा प्लेसमेंट हो गया था। तब मैं कुछ टाइम से कार्तिक कस्टम्स के GT650 वाले वीडियोस काफ़ी देख रहा था और मुझे मन था कि वंस मेरा जॉब लग जाए तो मैं ये बाइक खरीद के ही रहूँगा। मैंने GT650 के कोई प्रोज एंड कॉन्स वाले वीडियोस नहीं देखे थे, बस ये बाइक के लुक्स और साउंड से मुझे प्यार हो गया था। फिर 2022 के अगस्त महीने में मैंने ये बाइक फाइनली ख़रीद ही लिया। मैंने इसका टेस्ट राइड भी नहीं लिया था और डायरेक्टली GT650 का मिस्टर क्लीन एडिशन को बुक करा लिया। पर डिलीवरी के दिन जब मैंने इस बाइक को उठाया तो फिर मेरे मन में एक अंधेरा सा छा गया था कि यार ये काफ़ी ज़्यादा भारी बाइक है और इसको तो संभाला नहीं जा रहा। तब मुझे इसको ट्रैफिक में भी हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था और ट्रैफिक में ये काफ़ी ज़्यादा हीट भी कर रहा था। इनिशियल कुछ वीक्स मुझे मेरे डिसीजन पे काफ़ी ज़्यादा डाउट होने लग गया था। बट इवेंचुअली दिस बाइक इग्नाइटेड ए पैशन इनसाइड मी और ट्रैफिक में भी मुझसे ये बाइक काफ़ी अच्छे से हैंडल होने लगा। और कुछ टाइम बाद मैंने एक आदत बना लिया था कि मैं हमेशा फुल पैंट या जीन्स पहन के ही बाइक चलाता हूँ, तो मुझे हीट का भी कोई इशू होने नहीं लगा। उसके बाद कुछ महीनों बाद मैं ये बाइक के छोटे छोटे प्रॉब्लम से एक्वेंटेड होने लग गया था। बात ये है कि इस बाइक पे जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा वो अनएक्सप्लेनेबल है। 647 सीसी की ये पैरेलल ट्विन इंजन काफ़ी ज़्यादा पंची है और चाहे आप 4th गियर में हो या फिर 6th गियर में हो, आप अगर थ्रोटल दोगे तो ये बाइक खींचेगी आपको। क्रिटिकल सिचुएशंस में भी ओवरटेकिंग करना काफ़ी ज़्यादा इजी है ड्यू टू इट्स 52 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। हाईवे क्रूजिंग तो इस पे यार बटर स्मूथ फील होता है एकदम। हाँ, 5000 RPM के ऊपर मुझे थोड़ा सा वाइब्रेशन फील हुआ हैंडल्स पे, बट इट्स नथिंग अनकम्फर्टेबल। मैंने इसको बारिश में, पीक समर में, हर मौसम में चलाया है और ये बाइक कभी स्ट्रगल ही नहीं करती। ये बाइक जो फन एंड थ्रिल प्रोवाइड करती है ना, ये इस सेगमेंट में अनमैच्ड है पूरा। रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक के बिल्ड क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की है। इट इज़ मेड लाइक ए गन एंड इट रन्स लाइक ए गन। एज ये बाइक के मेजॉरिटी पोर्शन मेटल से बना हुआ है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है मेंटेन करने के लिए। आपको एक्स्ट्रा केयर लेना पड़ेगा इसका। मैंने इनिशियल कुछ मंथ्स पे ही इसका PPF करा लिया था और मैं धूप और बारिश से भी इसको बचा के रखता हूँ, इसीलिए इसका चमक अभी तक बरकरार है। इंजन केसिंग के बफिंग का तो अभी तक मुझे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा है, पर हो सकता है फ्यूचर में मैं इसका बफिंग करा लूँ। इस बाइक के मेंटेनेंस के लिए आपको थोड़ा सा तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा और टाइम टू टाइम आपको चेक भी करना पड़ेगा कि कहीं पर रस्टिंग या फिर कोई डैमेज इश्यूज नहीं हुआ हो। इस बाइक को 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। फ्रॉम द डे 1 मुझे इसका गियर बॉक्स थोड़ा सा क्लंकी लगता है। समटाइम्स इट इज़ वेरी स्मूथ एंड समटाइम्स इट इज़ वेरी हार्ड। ट्रैफिक में रिपीटेड गियर अप्स एंड डाउन्स के बाद ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड फील होता है मुझे।
एंड कुछ टाइम बाद आपको ये थोड़ा सा इरिटेटिंग भी लग सकता है। GT650 ओनर्स डू लेट मी नो अगर ये आप लोग भी फेस करते हो या फिर ये सिर्फ मेरी ही बाइक के साथ प्रॉब्लम है। द सेकेंड थिंग इज़ इसका स्टॉक हेडलाइट जो है उसका थ्रो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ टाइम बाद एक अच्छे से हेडलाइट पे इन्वेस्ट करो या फिर एक अच्छे से ऑक्स लाइट पे इन्वेस्ट करो। मैंने इसमें मैड डॉग के अल्फा लाइट्स लगाया था। फिलहाल अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है जिसके कारण मैंने उसे रिपेयर के लिए दिया है। अगर आप मैड डॉग की तरफ से अल्फा लाइट का रिव्यू देखना चाहते हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अभी 15,000 किलोमीटर के बाद मैंने इसका बैटरी बदलवाया है। मेरे बाइक को अभी तक 3 साल होने में और भी 2 महीने बाकी है और इसका बैटरी हार मान गया। बैटरी खराब होने का एक बड़ा रीज़न है इसका रेगुलेटर एंड रेक्टिफायर यूनिट, एंड ड्यू टू द RR यूनिट्स बैड प्लेसमेंट ये जल्द ही फॉल्टी हो जाता है, जिसके कारण बैटरी एंड बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स को इरेगुलर करंट जाता है। RR यूनिट GT एंड इंटरसेप्टर में डायरेक्टली इंजन के नीचे दिया गया है एंड इट एक्सपीरियंसेस हीट, मड एंड रॉक्स वाइल ट्रैवलिंग। अभी नेक्स्ट कुछ वीक्स में मैं इसका RR यूनिट रिप्लेस करवाने वाला हूँ। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताओ अगर ये प्रॉब्लम आपने भी फेस किया है या नहीं। बहुत लोग इस बाइक के पोस्चर को लेके परेशान रहते हैं एंड मैं भी पहले काफ़ी परेशान रहता था एंड इवन नाउ इट इज़ कुछ सिनारियोज में मैं अभी भी परेशान हो जाता हूँ। पर हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये बाइक एक कैफे रेसर है एंड इट्स मेंट टू बी एग्रेसिव। आप इसको ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये मतलब कंफर्टेबल होगा राइड करने के लिए या फिर आपको एक अपराइट हैंडल बार मिलेगा इसमें। हाँ, आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस तो कर सकते हो पर एज ए कैफे रेसर इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कंफर्टेबल। और अगर कोई अपने बाइक को लेकर सही में पैशनेट हो तो वो कैसे भी करके इसमें मैनेज कर लेगा। मैंने इस बाइक पे नॉर्थ इंडिया के कुछ प्लेसेस और उड़ीसा के कुछ ऐसे प्लेसेस जिसमें रोड्स भी नहीं हैं वो सब में राइड किया है। मैंने इसको माउंटेन्स पे भी चलाया है, मैंने इसको सी बीच पे भी चलाया है, हर तरह के टेरेन पे इसको मैंने यूज़ किया है एंड इट फील्स कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल टू राइड इट। इस बाइक के पोस्चर को लेके मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप थोड़ा इस बाइक को टाइम दो और इस पर राइड करके धीरे धीरे अपने किलोमीटर्स बढ़ाओ। कभी 100 किलोमीटर का राइड हो गया तो कभी 400 किलोमीटर का राइड हो गया तो कभी लॉन्ग राइड हो गया। आप जितना ऐसा राइड लगाते जाओगे तो आप में कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा इस बाइक को लेके। तो आपने इस बाइक के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स सब कुछ देख लिए। बस फाइनली एक ही क्वेश्चन बचा है कि डू आई रिग्रेट बाइंग दिस बाइक? नाउ लेट मी आंसर दैट फॉर यू। तो अभी थोड़ा तैयार होते हैं, बाहर निकलते हैं और आपको बाइक पे फिर बैठ के कुछ बातें बताते हैं। घर पे बैठ के वीडियो शूट करके ना मतलब बोर हो गया था थोड़ा, तो सोचा कि ना बाइक लेके निकलते हैं बाहर, थोड़ा टहलते हैं और आपसे बात करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप जब कोई फर्स्ट चीज़ खरीदते हो तब आपको उसके रिगार्डिंग कुछ सही गलत ये कुछ पता नहीं होता है सही से, क्योंकि आप लोगों से सुनते हो कि ना हाँ ये ऐसा है, वो वैसा है, ये अच्छा है, वो ख़राब है, ऐसा सब सुनते हो। पर हर कोई इंसान अलग होता है, ठीक है? तो सबके एक्सपीरियंसेस भी अलग होते हैं। कोई चीज़ अगर किसी को बुरा लग रहा है तो हो सकता है आपको वो सही लगे, और कोई चीज़ किसी को सही लग रहा है तो हो सकता है आपको वो गड़बड़ लगे। तो इसीलिए हमेशा अपने पहले चॉइस से ना कभी सही गलत ना देख के उससे एक्सपीरियंस गेन करने का सोचना चाहिए आपको। जैसे कि ये बाइक को लेके मैं कभी सही गलत के बारे में नहीं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ना मतलब इसने मुझे क्या क्या सिखाया है आज तक। मुझे बाइक्स के रिगार्डिंग इतने सारे चीज़ें इसने सिखाए हैं जो मैंने मतलब आज तक कभी सुना भी नहीं था। और जब आप खुद उन प्रॉब्लम्स पे काम करते हो और सीखते हो, जानते हो कि ना कि कौन सा पार्ट कौन से प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड है या फिर कैसे छोटे छोटे चीज़ों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि आपके जो फर्स्ट बाइक होता है वो आपको लाइफ एक्सपीरियंस सिखाता है। आप जब गिरोगे पड़ोगे तब आपको पता चलेगा कि इसको कैसे ठीक करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो सर्विस सेंटर के साथ भी कैसे डील करना है वो भी आपको ये बाइक सिखाएगा। तो मेन बात ये है कि इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, ओके।
कि अपने फर्स्ट बाइक से आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो परफेक्ट होगा, ये सबसे बेस्ट होगा, ये आपको पावर भी देगा, ये आपको प्रॉब्लम्स नहीं देगा और ये आपको फ़न एंड थ्रिल प्रोवाइड करेगा। सिर्फ फ़न एंड थ्रिल नहीं आता कभी, हमेशा। जैसे कि ये पर्टिकुलर बाइक है कॉन्टिनेंटल GT 650। अगर सिंपली बोलूँ तो मैं आज तक कभी इसको ख़रीद के रिग्रेट नहीं किया हूँ, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल बाइक है एंड क्रिटिकल सिचुएशंस में मुझे ये बहुत हेल्प किया है ओवरटेक करके आगे बढ़ने में और ट्रैफिक्स को फिल्टर आउट करके आगे बढ़ने में। और इवन मेरे स्ट्रेसफुल टाइम्स में जब मैं बाइक लेके निकलता हूँ कभी बाहर, तो यार ये जो फ़न एंड थ्रिल मुझे प्रोवाइड करती है वो कोई भी बाइक में नहीं है। हाँ, इसमें आपका कंफर्ट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा और हो सकता है आपको कुछ टाइम बाद थोड़ा सा बैक पेन वगैरह भी स्टार्ट हो जाए, बट फाइनली दिस ऑल थिंग्स आर एक्सपीरियंसेस। तो जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको इस बाइक के सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा था, तो आप उन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स जैसे सोच के परेशान भी हो सकते हो, या फिर उनसे आप कुछ एक्सपीरियंसेस गेन करके कुछ सीख के आप कुछ उससे अच्छा अचीव भी कर सकते हो। जितनी बार भी मैं इस बाइक को मैकेनिक के पास लेके गया हूँ, मैं कुछ ना कुछ वहाँ से सीख के आया हूँ और इवेंचुअली नेक्स्ट टाइम अगर मैं वैसा कुछ प्रॉब्लम फेस करता था तो मैं खुद से उनको सॉल्व कर पाता था। तो फाइनली बात करूँ कॉन्टिनेंटल GT के बारे में, तो अगर आपका बजट है GT खरीदने का तो यार ले लो, सोच क्यों रहे हो। और काफ़ी सही बाइक है यार ये। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक परफेक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स आपको साथ में मिलेगा इसके। तो आप मेंटली प्रिपेयर होकर रहो कि आपको उन सब प्रॉब्लम्स को फेस करना है। और मेरे कहने पे जब भी अगर आप वो प्रॉब्लम्स फेस करते हो तो उनसे कुछ ना कुछ आप सीखो, देन ओनली यू कैन ट्रूली ओन ए बाइक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप अपना नेक्स्ट बाइक या फिर कॉन्टिनेंटल GT कब खरीदने वाले हो। सी या।